हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे K2S की टू सक्सेस एकेडमी में। शुरू करा है हमने एक नया सफर। यहाँ पे हम क्लास 10th के सारे लेक्चर सारे सब्जेक्ट के रिकॉर्ड करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे और सारे के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो चुका है। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th की साइंस के पहले चैप्टर के साथ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आप कह सकते हैं एकदम बेसिक चैप्टर है, एकदम इजी चैप्टर है, जो शुरुआत में तो बच्चों को डराता भी है कि एकदम से कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो काफी बच्चों में डर भी बैठता है कि ये क्या हो रहा है, इसकी रिएक्शंस कैसे चल रही हैं। एक तरीके से हम एक बेसिक, आप बचपन से नींबू पानी तो आप भी पीते होंगे, तो आपने घर पे ही वो रिएक्शन करते हैं कि जब पानी में चीनी डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, नींबू डाल रहे हैं, तो जब आप उसको मिला रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, उसका टेस्ट कैसे चेंज हो रहा है। वो एक केमिकल रिएक्शन है। वो रिएक्शन होने के बाद उसका टेस्ट बेहतर बनता है। और आप जानते हैं जैसे कि हर बार डिफरेंट कलर डिफरेंट टेस्ट आते हैं आपके नींबू पानी में। कभी ज्यादा अच्छा बन जाता है, कभी आप सोचते हैं कि नहीं स्वाद अच्छा नहीं है। क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट क्वांटिटी आप डालते हैं। कभी कभार ज्यादा चीनी हो गई, ज्यादा नींबू हो गया, तो वो क्वांटिटी भी आपका डिपेंड करता है कि आपके केमिकल रिएक्शन में आप कितनी कितनी क्वांटिटी डाल रहे हैं। ऐसे ही बना है हमारा चैप्टर, बेसिक सा इजी सा चैप्टर, जिसको हम कवर करेंगे वन शॉट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सबसे पहले आप एक बार इधर नजर डाल दीजिए। यहाँ पे आपको पूरी पीरियोडिक टेबल मेंशन करके, आपने पहले बहुत, क्या पता बहुत बच्चों ने सुना हो पीरियोडिक टेबल के बारे में। क्या होती है पीरियोडिक टेबल? जितने भी एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर करे गए हैं प्रेजेंट टाइम में, जितने भी एलिमेंट्स आपके डिस्कवर हो चुके हैं टोटल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 118 तक, 118 तक आपके एलिमेंट्स डिस्कवर करे जा चुके हैं। पर ये ऊपर नीचे आगे पीछे थोड़ा लग रहे हैं। क्यों? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 57 से लेके 71 तक यहाँ पे है, 89 से लेके 103 तक यहाँ पे है, बाकी आगे 100 से प्लस के यहाँ पे हैं, इस तरफ है। इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करा गया है कि इनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। जैसे आपने क्रिकेट टीम तो देखी होगी। क्रिकेट टीम में सारे क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं, जिनको क्रिकेट के ही डिफरेंट चीज आती है। कोई बैट्समैन है, बॉलर है, पर उसमें कोई फुटबॉल प्लेयर तो नहीं आता, कोई हॉकी टीम का प्लेयर तो नहीं आता। क्यों? ऐसे ही इसकी प्रॉपर्टीज को इनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिवाइड करा गया है। इनके कुछ ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इन ब्लॉक्स में आप मान लीजिए कि ये क्रिकेट की टीम हो गई, ये वाली आपकी फुटबॉल की टीम हो गई, ये आपकी हॉकी की टीम हो गई, और बची ये वाली आप ले लो। स्पोर्ट्स तो आपको ही पसंद है, कोई सा भी चुन लो। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अब आपने, जैसे मैंने बताया कि क्रिकेट टीम में भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कोई बैट्समैन है, कोई बॉलर। अब बॉलर को जाके कह दे कि जा बैटिंग कर लेगा। आप बुमराह को जाके बोल दो कि जा पहले मैच में सेंचुरी मार। ऐसा नहीं मार सकता, मार सकता है, प्लेयर है, कुछ भी कर सकता है, पर उसकी मेन स्किल है बॉलिंग। वो बॉलिंग अच्छी करेगा, बैटिंग उसकी इतनी अच्छी नहीं है। ऐसी इनको भी, इनमें भी डिवाइड करा गया है। ये आपको डिफरेंट कलर्स जो इसके दिख रहे हैं कि इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, इन वालों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है और इन वालों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है तो पूरा ये एक फैमिली के मेंबर, सारे एक ग्रुप के हैं, पर इनको डिफरेंटली डिवाइड। अब आपके मन में आ रहा होगा सर क्या ये सब याद करने हैं? नहीं, इतना कुछ याद करने के लिए थोड़ी देंगे। आप हमारे पास आए हो, हम आपका काम एकदम इजी करके जाएंगे। जितना जितना हम बोले बस आपको उतना ही याद करना है, उससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं। सारा हम काम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको बस लेक्चर देखना है, देख देख के हम आपको याद कराएंगे। ये आप सोचोगे ये तो 118 है, आपको याद करने हैं, पर इतने नहीं करने, इतने हायर क्लास में आपको काम आएंगे। इसलिए आपको एक बार दिखा दिया कि कैसे कैसे अरेंज है। कि पहला हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, दूसरा हीलियम यहाँ पहुंच गया, वहां क्यों पहुंच गया? अरे कैटेगरी है उसकी, जो प्रॉपर्टीज है उस हिसाब से पहुंचा है ना। बाकी ये लिथियम है, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके ये सीक्वेंस ऐसे ऐसे चल रहा है। अब ये पीरियोडिक टेबल बनाई किसने? ये पीरियोडिक टेबल हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानी जाती है, जिसको सर मेंडलीव ने बनाया था 1869 में। वो एक रशियन केमिस्ट थे। उन्होंने इसको इस तरीके से अरेंज करा इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर एक सीक्वेंस, आपके लिए इजी लैंग्वेज में कह देते हैं कि एक सीक्वेंस है जिसमें इनको अरेंज करा गया है। इसमें हमारे इनके एटॉमिक नंबर ऊपर मेंशन करे जाते हैं, इनका सिंबल बीच में मेंशन करा गया है, नेम उसके नीचे, और बॉटम में एकदम इनका एटॉमिक मास। सर मेंडलीव ने इसको इस तरीके से अरेंज करा है कि मतलब जिसको कह सकते हैं एकदम बेसिक, एकदम इजीएस्ट टर्म्स में इसको अरेंज करा है
कि ये इजी। अब आपको याद तो नहीं, इतना थोड़ी याद करना होगा आपको, हम बताते हैं सर कितना याद करना है आपको। बस ये गिने चुने गिनती के 20 याद करने हैं। अब ये मत सोचना कि ये आपके सीरियल नंबर्स हैं, ये आपके सीरियल नंबर्स नहीं है, ये आपके एटॉमिक नंबर्स हैं। एटॉमिक नंबर्स को ऐसे अरेंज करा गया है कि ये एक सीरियल नंबर की तरह लगता है, जिससे को याद करना एकदम ईजी है। एटॉमिक नंबर पहले हम आपको याद कराते हैं कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, खत्म हो गया। एटॉमिक नंबर तो याद ही हो गए। अब क्या ही करना है, बचा है आपका एलिमेंट्स के नेम। इतना तो देखो बेसिक है, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम्स आने वाले हैं, नवंबर आ ही चुका है, तो आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। 20 तक याद कर लो, बाकी हायर क्लास में देखेंगे, हम है ना आपके लिए, चिंता क्यों कर रहे हो। बाकी ये एटॉमिक मासेस हैं, इनको भी आपकी इतनी कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं, फिर भी अगर आप याद कर लो तो आ जाओगे टॉपर के कैटेगरीज में, कह सकते हैं आप। टॉपर कुछ तो डिफरेंट करते हैं ना, कि जो आप उनसे अलग जाओ, तो आपको अगर टॉपर की लाइन में आना है तो थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी आप, हाँ, आपको ये नेम्स याद करना इंपॉर्टेंट है, कम से कम 20 तक। इसको भी याद करने में ज्यादा मेहनत नहीं है, सिंपली हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से जाना, इसका प्रिंट आउट निकलवाना, जहां भी आप बैठ के पढ़ते हो डेस्क पे सामने चिपका देना, रोज नजर पड़ती रहेगी, 5-10 दिन में खुद ही याद हो जाएंगे। मैंने खुद ने ऐसे याद करा था, मैंने खुद ने पूरी पीरियोडिक टेबल ऐसी याद करी थी। आप पूरी पीरियोडिक टेबल लगा दो, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ 1 महीने के अंदर पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी, बस आप करने वाले बनो। बाकी इसमें इतनी कुछ मेहनत की चीज है नहीं, सिंपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, एक गाने की तरह याद करते चले जाओ। 20 लगे तो यूं ही याद हो जाएंगे एक दिन में, और आप पे तो भरोसा है ही, हमें कर ही लोगे आप। तो चलते हैं आगे, अब हम मेनली चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा थोड़ा बेसिक था, जो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स होते क्या है। अब इनके भी सिंबल्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन को H से डिनोट कर देते हैं, हीलियम को He से। ये सिंबल्स आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेनली इनके शुरुआत के नाम से पता चलता है। हाइड्रोजन का शुरुआत का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B। ऐसे सिंपली कुछ कुछ गिनती के होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, जो डिफरेंट, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम का आपका आता है Na से। कुछ कुछ बहुत ही कम, पोटेशियम हो गया आपका, पोटेशियम को आपको K से डिनोट करते हैं। हल्के फुल्के बाकी सब सिलिकॉन Si से, एल्यूमिनियम Al से, मैग्नीशियम Mg से। ये सब बहुत ही बेसिक है, सिंबल भी आपको याद करनी नहीं पड़ेंगे, पर सिंबल आपको पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में आप पूरा नाम लिखोगे, इतने बड़े बड़े नाम है, इससे अच्छा आप सिंबल लिखो ना, तो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, टाइम भी आपका सेव होगा। तो चलो हम मेनली चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या होती है केमिकल, केमिकल रिएक्शंस होती क्यों है, कैसे होती है केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप नींबू पानी पीते हो तो वो आप केमिकल रिएक्शन खुद करते हो, तो लिटिल साइंटिस्ट तो आप भी हुए ना। तो एक बार यहाँ नजर मारते हैं कि टाइप्स ऑफ चेंजेस इन नेचर जो होते हैं, कैसे, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रेडियो एक्टिव चेंज। फिजिकल चेंज होता है कि आपने बर्फ जमाए कटोरे में, गर्मी का सीजन है, आपने सोचा कि अब इसको नींबू पानी बना लेते हैं, तब तक इसको रखते हैं, उसके बाद नींबू पानी में डाल के पीएंगे, तो आपने निकाल के रख दिया। अब आप चले गए चीनी मिलाने, अब आप चीनी मिला रहे हो, पलट के देख रहे हो बर्फ पूरी पिघल गई, गर्मी का सीजन है, तो वो कैसे पिघल गई, वो होता है उसका फिजिकल चेंज, सॉलिड से लिक्विड में। और आप और चीनी गलाते रह गए, पता चले वो तो भाप बन के उड़ गई, वो उसका फिजिकल चेंज है, उसका स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ऐसे आपने कपूर जलाया होगा, कपूर जो होता है उसको जलाओ तो वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में इवापोरेट हो जाता है, वो उसका फिजिकल चेंज है। और ज्यादा बेसिक नहीं जाना, फिजिकल चेंज आप बचपन से आप बहुत सी चीजें देखिए, आप लकड़ी जलाते हो, लकड़ी को जलने के बाद पहले सॉलिड होती है, फिर राख बन जाती है, राख बन जाती है, क्या है, फिजिकल चेंज है वो। एक तरीके से वो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों है, पर ये चीज याद रखो आप, क्योंकि आपने आग लगाई है, वो आग से जल रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है आग के साथ। तो फिजिकल चेंज तो बहुत इजीली हो गया, केमिकल चेंज तो हमारा पूरा चैप्टर ही है, उस पर आएंगे अभी आराम से, कहीं नहीं जा रहे। बचा आपका रेडियो एक्टिव चेंज। रेडियो एक्टिव चेंज में आपको कुछ जरूरत नहीं, हायर क्लासेस में आप आराम से पढ़ोगे, जो एटम्स के न्यूक्लियस होते हैं उनको लेके जो रिएक्शंस होती है वो रेडियो एक्टिव चेंजेस में आते हैं आपके। तो फिजिकल चेंज, चेंज इन फिजिकल स्टेट, कर्डिंग ऑफ मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क, आपने देखा है गर्मियों में आप दूध बाहर रख देते हो, जब फ्रिज में रखना भूल जाते हो तो क्या होता है, खराब हो जाता है, जम जाता है, दही जैसा हो जाता है, वो फिजिकल चेंज में आ गया आपका। आते हैं अगला, केमिकल चेंज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, जो चैप्टर हमारा पूरा बेस है केमिकल रिएक्शन पे, कि केमिकल रिएक्शन से जो चेंजेस आते हैं। एक इक्वेशन इसको देखो,
Na+Cl। Na क्या बताया था, शुरुआत में बताया था, Na क्या होता है, सोडियम। सही, बहुत अच्छी बात है। Cl होता है आपका क्लोरीन। आप शुरुआत में ही नाम याद कर लोगे, कुछ तो करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत तो करनी पड़ेंगे। तो ये आपकी एक केमिकल रिएक्शन है कि जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl। ये एक सॉल्ट होता है जो आप आज सुबह ही आपने नाश्ते में खाया है, नमक वही है ये। बाकी बचा आपका रेडियो एक्टिव चेंज रिएक्शन बेस्ड ऑन न्यूक्लियस ऑफ एटम्स, जो मैंने बताया शुरुआत में। एग्जाम्पल न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गए। ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, यहाँ पे इतना वो करने पर फिर भी एक ओवरव्यू रहना चाहिए, ओवरव्यू रहना चाहिए। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, क्या होता है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन जैसे हमने स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब कोई दो चीजें, जैसे आपने नींबू पानी को ही लेकर चलते हैं, पानी था, चीनी थी, नींबू था, सब डिफरेंट स्टेट्स में थे, उनको सबको आपस में मिलाया, मिलाने के बाद उनका एक डिफरेंट ही वो बना। अब चाय आप पीते हैं, चाय में दूध है, चाय पत्ती है, चीनी सॉलिड है, चाय पत्ती सॉलिड है, दूध लिक्विड है, पर मिलने के बाद एक डिफरेंट ही प्रोडक्ट आया। तो ये जो सब चीजें आप दे रहे हो वो आपने उसमें डाला, जैसे मशीन होती है, मशीन में आपने चीजें डाली, उधर से बन के निकली कुछ और ही। ऐसी होती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आपने यहाँ पे कुछ डाला, रिएक्शन हुई पूरी प्रोसेस, उसके बाद एक फाइनल प्रोडक्ट आपको मिला, प्रोडक्ट मिला, रिएक्टेंट। जो हम यहाँ पे इनपुट देते हैं वो आपका रिएक्टेंट कहलाता है, जो आपका आउटपुट आता है वो आपका प्रोडक्ट कहलाता है। डेफिनेशन एक तरीके से आप याद कर लो, ये शॉर्ट नोट्स है, बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट्स है। जो बच्चे होते हैं ना कि एक दिन पढ़ के फोड़ने वाले, मैं भी जानता हूँ आप उनमें से हो, तो ये बस एक दिन के ही है, बस प्रिंट आउट निकालो पीपीटी से, जो हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराएंगे, और दिन भर बस ऐसे लेके रीड करते चलो, एक दिन में याद हो जाएगा पूरे चैप्टर, ऐसे खत्म हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विच ट्रांसफर वन और मोर सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस। आफ्टर एंड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। जैसे नींबू पानी में आपने सिंपल पानी पी लो, अलग स्वाद आया, सिंपल नींबू खा लो, अलग स्वाद आया, चीनी खा लो, अलग स्वाद आया, पर जब आपने उन सबको रिएक्ट कराया, रिएक्ट करने के बाद एक अलग ही स्वाद आता है, तो वो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। वही यहाँ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स क्या है मैंने बता दिया, जो आप केमिकल रिएक्शन में इनपुट दे रहे हो वो आपका रिएक्टेंट है, जो आप आउटपुट ले रहे हो वो आपका प्रोडक्ट है। जैसे हमारी ये केमिकल रिएक्शन थी, इस केमिकल रिएक्शन में ये आपका हो गया प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट, सॉरी रिएक्टेंट। ये आपका जो आउटपुट आया वो आपका हो गया प्रोडक्ट। यहाँ पे आपने इनपुट दिया रिएक्टेंट साइड, ये आपका प्रोडक्ट निकल गया आउटपुट साइड। वही डेफिनेशन है, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। एकदम बेसिक, एकदम हलवा डेफिनेशन है, कोई भी याद कर लेगा, आपको तो याद हो ही गई मेरे को लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं आपके डेली बेसिस लाइफ पे, और आप देखते हो, आज से पहले आपके साथ होती थी, आपने बहुत बार देखा है, पर आपको पता नहीं था वो केमिकल रिएक्शन है। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। एवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे हमने कपूर का एग्जांपल लिया था कि जलने के बाद वो डायरेक्ट गैस में इवेपोरेट हो जाती है। तो जब वो गैस निकल रही है, आपको उसकी भाप दिख रही है या फिर महसूस हो रही है, जरूरी नहीं दिखे, महसूस भी हो रही है, तो वो इवेपोरेट हो रही है, वो चेंज हो रही है, वो केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसलिए कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, तो यानी केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। आप एक पानी का ग्लास रख दो धूप में, थोड़ी देर में पानी गर्म हो जाएगा, गर्म होके इवेपोरेट होने लग जाएगा, पर उसका टेम्परेचर चेंज हुआ ना पहले, वो चेंज होने की साइकिल भी एक केमिकल रिएक्शन है, और उसके बाद वो इवेपोरेट हो रहा है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो चेंज इन टेम्परेचर भी आपका केमिकल रिएक्शन में आ गया। ऐसे चेंज इन स्टेट, बर्फ का एग्जांपल जो हमने लिया, चेंज इन कलर, और फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी तो हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा है, अच्छा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके चलना इसको, ये इंपॉर्टेंट है और ये आगे भी काम आएगा। बचा आपका चेंज इन कलर। कलर चेंज कैसे हो जाता है केमिकल रिएक्शंस में? मोस्टली होता है कि जब आप दो प्रोडक्ट डालते हो, तो उसका एग्जांपल चाय ले लेते हैं, चाय का दूध सफेद होता है इनिशियली, चाय पत्ती आपकी ब्लैक ब्राउन होती है थोड़ी, और चीनी भी सफेद होती है, पर मिलने के बाद उसका थोड़ा अलग ही लाइट ब्राउन स्किन कलर सा हो जाता है, वो कलर चेंज हो रहा है, क्यों? केमिकल रिएक्शन हुई है क्योंकि वहां पे, इसलिए कहते हैं कि चेंज इन कलर पे भी केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये सारी चीजें जहां भी आपको देखने को मिलती है, समझो कि वहां केमिकल रिएक्शन हो रही है जरूर। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देंगे सब, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? रिएक्शन तो हमने पढ़ ली शुरुआत में कि हाँ एक रिएक्शन अकर हो रही है, उसके बाद एक प्रोडक्ट मिल रहा है, वो हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई। इक्वेशन क्या होती है? कुछ नहीं होती, उसी का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जब हम रिएक्शन लिखेंगे सिंबल्स में, इसलिए इसकी डेफिनेशन ही आपको इजीली पूरा याद करा देगी। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट विच गिव आइडिया अबाउट थ्री केमिकल चेंजेस। थ्री मिस राइट हो गया, यहाँ पे थ्री नहीं आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 आएगा। करेक्ट कर लेना आप लोग भी कि 5 केमिकल चेंजेस हमको देखने को जो मिलेंगे। उन सिंबल्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं उस रिएक्शन को, वही हमारी केमिकल इक्वेशन होती है। कैसी होती है केमिकल इक्वेशन? ये रही केमिकल इक्वेशन। अरे सर ये क्या डरावना सा दिखा रहे हो? अरे कुछ नहीं है, अभी तो ये उंगलियों में आपको याद होगा, अब बस देखते रहो। एफी क्या होता है? एफी होता है आपका लोहा। हाँ वही लोहा जो आप घर में आपने लोहे के दरवाजे देखे होंगे, लोहे की चेयर्स होती है, कील होती है, हथौड़ा होता है, वो इसी लोहे का बना होता है, जिसको एफई से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है कि जब कोई लोहा पानी में बहुत देर तक रहता है या उस पर पानी पड़ता रहता है तो उसमें जंग लग जाती है। तो वो क्यों लग जाती है? वो उसका स्टेट चेंज हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, ब्राउनिश कलर आ रहा है, वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। वही रिएक्शन यहाँ हमने रिप्रेजेंट कर रखी है कि जब आयरन H2O हमारा वाटर होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये केमिकल रिएक्शन है। ऐसी वाटर जब गर्म कर दो, हीट करो, ये हीट का सिंबल होता है ट्राइंगल से। बहुत लोग डेल्टा से भी डिनोट करते हैं और ट्राइंगल से भी, आपका आपकी मर्जी, जैसा आपके नोट से सिंपलर रहने चाहिए। H2O को करो तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन रिलीज होती है, और ऐसी सोडियम और क्लोराइड रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, जो नमक आप खाते हो। तो ये बस सिंपल इक्वेशंस है, इनको आपको याद नहीं करना, आगे चलते रहिए आपको खुद ही सब कुछ याद हो जाएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी कि होती क्या है, कैसे कैसे होती है, पर कितने तरीके की होती है आओ देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जब दो चीजें आपस में मिलकर बनती हैं। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज आपने सुना ही होगा, टूटना, अलग होना, नाम से पता चल रहा है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रेसिपिटेशन। तो ऑक्सीडेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जैसे कि हमने बताया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो दो चीजें मिलके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करती है, सिंगल प्रोडक्ट। जैसे कि चाय में हमने देखा कि दूध अलग था, चाय पत्ती अलग थी, चीनी अलग थी, उन दोनों को मिला के हमने चाय बनाई, वो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, वो हुई कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि हमने कॉम्बिनेशन करा, नाम से पता चल रहा है। तो डेफिनेशन आप रटो ना रटो, आप इतनी इंग्लिश आती है आप बना के भी लिख दोगे पेपर में, कुछ बहुत ईजी है। When two or more substance combine to form a new and single substance is called combination reaction। एकदम बेसिक सी लैंग्वेज है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कोई एलिमेंट है ए, कोई एलिमेंट है बी दूसरा, वो दोनों जब मिलते हैं तब न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है सी, सिंगल न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है सी। ये होती है सिंपल। आप इसके कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, डिफरेंट तरीके के रिएक्शंस जब आप आगे पढ़ोगे तो बहुत से एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है मेन। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो अगर आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हो तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा कि हाँ बच्चे ने रिप्रेजेंट तो करके दिखाया है, आता है बच्चे को। और एग्जांपल्स लिख दोगे तो वो तो और है, बहुत ही बढ़िया, फिर तो आ गए आप टॉपर की लाइन में। अब आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंपल है, बहुत सेम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तरह, एकदम वाइस वर्सा है। कॉम्बिनेशन क्या होता है? जुड़ रहा था। डिकम्पोजिशन क्या होगा? टूट जाएगा। जब एक सिंगल प्रोडक्ट टूट के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है, वो हमारा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। When a compound break down into two or more small substances is called decomposition reaction। इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ए था, ब्रेक डाउन हो गया बी प्लस सी में, खत्म। एग्जाम्पल्स आप दे दोगे, अभी ज्यादा चिंता मत करो, अभी से लोड नहीं डाल ले, अभी तो पूरी 10th बची है, आगे इतनी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, आप खुद ही खुश हो जाओगे कि हाँ मजा आ गया। अब आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने देख तो ली कि डिकम्पोजिशन हो रही है, पर कैसे कैसे हो रही है इसके भी काफी
है कि हाँ तरह तरह से डिकम्पोजिशन होता है, कुछ आग में जल के हो रहा है, कुछ इवेपोरेट हो रहा है, कुछ बिजली मार के वो कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन में पहला हमारा पहुंचता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन नाम से पता चल रहा है, थर्मल हीट, जो गर्माहट देके जब पानी आप गर्म करते हो तो वो पानी इवापोरेट हो रहा है। पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। इवापोरेट होने के बाद हाइड्रोजन गैस अलग उड़ गई, ऑक्सीजन गैस अलग उड़ गई, वो हमारी हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Those reactions occurs in presence of heat is called thermal decomposition reaction। एकदम बेसिक सी लैंग्वेज है। एक ये एग्जांपल चाहे आप याद कर लो, नहीं तो नॉर्मली आप बहुत छोटे छोटे एग्जांपल, पानी का एग्जांपल दे दो, आप H2O दे दो, एरो बनाया, H2O2 खत्म, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो थर्मल डिकम्पोजिशन में आ गया। ये रहा आपका डेल्टा जो आपको डिनोट करता है हीट को। जब आप CaCO3 को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, डिफरेंट में ब्रेक डाउन हो गया। ये हो गया आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस जो इलेक्ट्रिसिटी पास करा के डिकम्पोज कराया जाता है। आपने ये इतना तो आपको बेसिक नॉलेज होगी कि जब हम पानी में करंट मारते हैं तो पानी गर्म होने लगता है। वो पानी गर्म होता है तो उसकी भी एक लेवल आएगा, गर्म होते होते फिर वो भी इवेपोरेट होने लग जाएगा, वो भी एक डिकम्पोजिशन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। Those reactions occurs in presence of electricity or electrical supply is called electrolysis decomposition reaction। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो फैक्ट्रीज होती है जहाँ काम हो रहा होता है, या फिर घर में भी बहुत बार होता है कि वायर्स की शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो आग लग जाती है। वो क्यों हो रहा है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है वो किसी चीज के कांटेक्ट में जब आती है तो उसको एक लेवल तक इलेक्ट्रॉन पास करती रहती है। वो इलेक्ट्रॉन पास होते जाते हैं, एक टाइम के बाद उस ऑब्जेक्ट की भी लिमिट हो जाती है, उसके बाद वो हीट करना चालू कर देता है। जब वो हीट करना चालू कर देता है तब जाके उसमें आग लग जाती है। वो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो आग लगने के बाद उस ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हुआ है। मानो आपने पेपर पे आग लगाई, उसका भी स्टेट चेंज हो रहा है। इसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। इसका एग्जांपल ले लो आप, हमने पानी में बिजली पास करा दी, हाँ, पर जब आपसे पूछे कि थर्मल डिकम्पोजिशन तब आपको डेल्टा से डिनोट करना है, और जब आपसे बोले इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन तब आपको एरो के ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस लिखना पड़ेगा, तभी तो सर को एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ बच्चे ने लिखा है। एग्जाम्पल बहुत इजी सा है, पानी में हीट इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, H2 और O2 रिलीज हो गया, बहुत ही बेसिक सा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा और आखिरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आता है फोटोलिसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है ये? बहुत बार आपने देखा होगा गर्मियों में क्या होता है कि जो तालाब होते हैं और झीलें होती हैं वो सब सूख जाती है। क्यों सूख जाती है? बचपन में आपने वाटर साइकिल तो पढ़ा ही होगा कि यहाँ से बारिश हो रही है, पहाड़ से उतर कर पानी आ रहा है, नदी से बह के यहाँ इकट्ठा हो रहा है, फिर धूप में जाके इवेपोरेट हो जा रहा है। वो इवेपोरेट क्यों हो रहा है? वो गर्मी की वजह से, सनलाइट की वजह से, यूवी रेस की वजह से इवेपोरेट हो रहा है। तो वही डिकम्पोजिशन यहाँ पे हो रही है। Those reactions occurs in presence of sunlight UV is called photolysis decomposition reaction। यूवी रेस सनलाइट जब आपने खुद नोटिस करा होगा, जब आप ज्यादा देर बाहर जाते हो खेलने में, आप तो अभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो, आप भी जाते होंगे बाहर क्रिकेट खेलने या डिफरेंट गेम्स खेलने, तो जब आप हाफ स्लीव्स पहनते हो इतनी इतनी तो आपकी स्किन ब्लैक हो जाती है एकदम। उसके बाद जब आप बाद में देखते हो तो ऊपर की आपकी स्किन डिफरेंट रहती है, नीचे की डिफरेंट। क्यों? वो यूवी रेस की वजह से। वो क्या करता है कि आपके स्किन के साथ रिएक्शन कराता है, स्किन के साथ रिएक्शन कराने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है कि कलर चेंज होता है जब केमिकल रिएक्शन होती है, तो वो आपकी जब स्किन का कलर चेंज हुआ है तो समझ जाओ कि वो एक केमिकल रिएक्शन हुई है। कौन सी? वो आपकी फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है सनलाइट और यूवी की वजह से। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, स्टार मार्क करके आप इसको लिखेंगे अपने नोट्स में, कि व्हाई इज सिल्वर क्लोराइड इज ऑलवेज प्लेस्ड इन डार्क बॉटल्स। सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो हमेशा ब्लैक कलर की बॉटल्स में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो बहुत इजीली रिएक्ट कर जाता है सनलाइट की वजह से। सनलाइट से रिएक्ट करते ही वो ब्रेक डाउन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में। बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एजीसीएल सिंबल है डिनोट करने का सिल्वर क्लोराइड को, इज डिकम्पोज इनटू एजी यानी कि सिल्वर, एजी सिल्वर को डिनोट करता है, और Cl2 क्लोरीन गैस को, क्लोरीन लिक्विड को, सॉरी क्लोरीन लिक्विड। तो ये एक रिएक्शन है जो आपको याद करनी इंपॉर्टेंट है। जब आप ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप
आंसर तो लिख दोगे, पर अगर आपने साथ में ये स्टेटमेंट के साथ ये डेफिनेशन भी लिख दी तो बहुत ही अच्छा है। टीचर खुश हो जाएगा कि हाँ बच्चे ने मेहनत तो खूब करी है। अब आते हैं हमारा अगला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेस करना, किसी को हटा देना। अब जैसे कि मानो आपके स्कूल में स्पोर्ट्स के लिए इवेंट चल रहा है और उसके लिए आपको 11 बच्चों की टीम आपके टीचर को सिलेक्ट करनी है और 11 बच्चे सिलेक्ट हो गए और आप चाहते हो कि आपको भी वहां पे जाना है, टीम में सिलेक्ट होके आपको भी खेलना है। तो आपको उन 11 में से मानो आपको बैटिंग करनी है, बैट्समैन बनना है। अच्छा, तो उनमें से जो मानो 5 खिलाड़ी हुए बैट्समैन, उन पांचों से अच्छा करके दिखाना पड़ेगा, तभी आप किसी एक प्लेयर को डिस्प्लेस करके आपको रखा जाएगा। तो यानी कि जिसकी ज्यादा क्वालिटीज हुई उसको रखा गया, बाकी जो कम क्वालिटी वाला हुआ उसको डिस्प्लेस करा गया है। वही सेम चीज यहां होती है। दूसरी रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस और रिमूव लेस रिएक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल CuSO4, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जब आयरन से रिएक्ट करता है तो FeSO4 बनाता है और कॉपर को रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि स्टेटमेंट बताती है कि जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव को, इसलिए यहां से कॉपर को आयरन भगा देता है और खुद आके SO4 के साथ कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। सिमिलर हमारा बनता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि ये तो सिंपल आपका एक आयरन था और ये एक आपका डिफरेंट कंपाउंड था। आयरन ने इस पे अटैक करा के और कॉपर को भगा दिया यहाँ से कि हाँ भाई टीम में एक नया प्लेयर आ गया जो ज्यादा अच्छा खेल रहा है, कॉपर आपको जाना पड़ेगा। ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है कि स्वैप कर ले। मानो एक तरफ क्रिकेट की टीम है, दूसरी तरफ हॉकी की टीम है। अब क्रिकेट का एक प्लेयर है विकेट कीपर जो काफी अच्छी विकेट कीपिंग कर रहा है और फुटबॉल की टीम में एक प्लेयर है पर उसको कीपिंग अच्छे से आ नहीं रही है, गोलकीपर जो हम लगाते हैं उसको अच्छे से आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्रिकेट के कोच कहते हैं कि तुम अपना कीपर हमें भेज दो, हम उसको विकेट कीपर रख देंगे और हमारा विकेट कीपर तुम रख लो, तुम अपना गोलकीपर बना लो। दोनों ने अपना एक एक प्लेयर एक्सचेंज कर लिया, दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट हुई है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में काउंट हो जाती है। वही डेफिनेशन में भी इसकी यही है कि अ केमिकल रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस और एटम्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल आपका ये रहा कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट है और यहाँ पे BaCl2 है। ये दोनों अपना एक एक सोडियम अलग हो जाएगा अपने क्लोरीन को लेके और SO4 अलग हो जाएगा बैरियम को लेके। देखिए यहाँ पे BaSO4 बन गया, पहले बैरियम किसके साथ था, क्लोरीन के साथ। अब वो SO4 के साथ कंपाउंड अलग बना चुका है और सोडियम ने क्लोरीन को अलग पकड़ के सॉल्ट अपना डिफरेंट बना लिया है। अब आप ये देखो कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था प्रेसिपिटेट काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमने यहाँ मेंशन करा है शॉर्ट फॉर्म में PPT। PPT एक ऐसी, आगे पूरा एक्सप्लेन करेंगे। सिंपली आप देखो कि जब डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आपकी PPT फॉर्म होती है, जरूर होती है। तो नोट डाल के आप भी लिखेंगे कि इन दिस रिएक्शन प्रेसिपिटेट विल फॉर्म मेजरली। मेजरली जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी होती है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होना कॉमन सी बात है, मेनली हो ही जाती है। बहुत सी रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, प्रेसिपिटेट का काम आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पर अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा किसको डिस्प्लेस करेगा। तो आइए देखते हैं। उसके लिए आपको एनसीईआरटी में एक रिएक्टिविटी सीरीज मेंशन कर रखी है जो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। जो आपको ऊपर दिख रहे हैं वो मोर रिएक्टिव है, जो आपको नीचे दिख रहे हैं वो लेस रिएक्टिव है। अब आप सोचोगे कि इसको याद कैसे करना है, हम है उसके लिए भी आपको इसकी ट्रिक देंगे पूरी, चिंता मत करो। पहले ट्रिक लिख लेते हैं फिर समझते हैं।
ये सिंपल बहुत ही इजी ट्रिक है। लिथन से स्टार्ट करते हैं। एक लीसा नाम की लड़की है जिससे बात कर रहे हैं, जिससे आप जाके कह रहे हैं कि लीसा कल ना सीए मर गया, अलका ज्यादा फीस प्राप्त करे, हम क्यों हंसे आज। और सिंपल एक दो तीन बार आप बोलोगे आपको ऐसे ही याद हो जाएगा एक्टिविटी सीरीज कि लीसा से बात चल रही है, लीसा कल ना सीए मर गया, अलका ज्यादा फीस प्राप्त करे, हम क्यों हंसे आज। और अरे क्यों हंसेंगे, सीए तो मर चुका है ऑलरेडी, तो हंसना नहीं है, देखो गलत बात है। तो ज्यादा कुछ इसमें मेहनत का है नहीं। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद इसलिए रखनी पड़ेगी कि जब आप पे क्वेश्चंस आएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो कई बार होता है कि वो रिएक्ट नहीं करेगा, हमने लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव की जगह ही चेंज कर दी है, तो वो रिएक्शन ही नहीं करेगा। आपको क्वेश्चन के आगे लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन, ऑलरेडी वो स्टेबल फॉर्म में है। तो इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज मानो कि आपको पोटेशियम रिएक्ट कराना है, जिंक ऑलरेडी प्रेजेंट है कंपाउंड में, तो पोटेशियम क्या करेगा, अटैक करेगा कंपाउंड पे, जिंक को भगा देगा और पोटेशियम जाके खुद बैठ जाएगा कंपाउंड बना के। तो इसलिए ये एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है जो आप इस ट्रिक के साथ याद करेंगे बहुत इजीली याद हो जाएगी। आपका इतना काम तो हमने कर दिया, बस दो तीन बार आपको बोलना है, वीडियो देख देख के याद हो जाएगा सब कुछ। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपका कोई भी कंपाउंड है उसमें जब आपका ऑक्सीजन ऐड हो जाता है या फिर हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि डेफिनेशन के हिसाब से द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है, सिंपल सी है। HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, काफी खतरनाक एसिड होता है, जिसमें जब आप उसको हीट करते हो तो वो पानी रिलीज करता है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हीट करोगे तो वो पानी अलग रिलीज कर देगा और NaCl सॉल्ट अलग रिलीज कर देगा। ये एक तरीके से आप डिकम्पोजिशन में एग्जांपल में दे सकते हो। पर यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि हाँ, ये जो कंपाउंड है इसमें से ClH को हटा दे रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर दे रहा है। ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है। और इसका वाइस वर्सा रिडक्शन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और अगर रिडक्शन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव करा जा रहा है और हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है। जरूरी नहीं कि दोनों चीजें हों, अगर सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और या फिर सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन कहलाएगी, और सिर्फ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और सिर्फ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तब भी रिडक्शन कहलाएगी। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इसका एग्जांपल ये रहा, जब आप वाटर को सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराएंगे तब वो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सोडियम पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ऐड हो रहा है, तो ये ज्यादा कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है, वो आप आगे हायर क्लासेस में सब पढ़ोगे। बाकी आप यहाँ देखो, इस पे भी हो रहा है हाइड्रोजन ऐड, तो यहाँ तो हमारा रिडक्शन हो रहा है ना। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो यानी कि रिडक्शन अकर हुई है। और आप ऐसे कह सकते हो H2 को आप ऐसे भी डिनोट करते हो, HOH। ऐसे हाइड्रो H2 को वाटर को आप डिनोट करते हो जिसमें से ये हाइड्रोजन अलग हो जाता है और OH अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो उसमें से भी तो हाइड्रोजन रिमूव ही हो रहा है ना, तो वो हाइड्रोजन का रिमूवल भी हमारा रिडक्शन ऑक्सीडेशन में आया। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, इनका इस क्लोरीन का ओनली, क्योंकि सिर्फ क्लोरीन पे ही तो ऐड हो रहा है, सोडियम के साथ थोड़ी हो रहा है। सोडियम के साथ तो OH जा रहा है, वो अलग बात होगी, क्लोरीन पे जाके ऐड हो रहा है हाइड्रोजन, तो वो रिडक्शन में आ गया। आते हैं अगला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो रिएक्ट होने के बाद हीट रिलीज करती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आ जाती है। जैसे कि आप पेपर जला रहे हो, पेपर जलाते टाइम जो आग लग रही है वो क्या है, एक वो वेपर ही है जो इतनी ज्यादा गर्म है कि वो आपको आग के रंग में दिख रही है, आग दिख रही है, वो होती है भाप ही है सिर्फ, वो इतनी ज्यादा गर्म होती है कि वो आपको दिखता है, तो उसको आग कहते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा गर्म है। तो वही एक्सोथर्मिक है। वो रिएक्शन जिसमें हीट रिएक्शन के बाद या फिर रिएक्शन के साथ रिलीज हो, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है।
द रिएक्शन इन विच हीट रिलीज फ्रॉम प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और द केमिकल रिएक्शन विच रिलीज हीट आफ्टर एंड ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें हीट साथ में, रिएक्शन होते दौरान भी हीट रिलीज हो रही है, जैसे आग जल रही है तो पेपर तो जल ही रहा है ना, रिएक्शन हो ही रही है, उस टाइम भी हीट रिलीज कर रही है। और वो जब आग बन के राख हो, वो राख भी कुछ देर तक गर्म ही रहती है, तो वो आपकी एक्सोथर्मिक में आ गई। उसका एग्जांपल ये रहा मीथेन, CH4 को मीथेन से जाना जाता है। वो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप सब हायर क्लासेस पढ़ोगे, आपको बस बेसिक बेसिक चलना है कि CH4 को जब O2 से, O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस है, O2 से रिएक्ट कराएंगे तब CO2 H2O और हीट रिलीज करेगा। वो CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2 आपका वाटर हो गया, बाकी हीट आपका रिलीज करेगा। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, गर्म भाप के फॉर्म में हो सकता है, या फिर जो आपका वाटर मिला है उस पानी को गर्म कर देगा, किसी भी तरीके से वो हीट रिलीज कर रहा है, वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आ गया। इसी का सिमिलर है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसको, जिस रिएक्शन को होने के लिए हीट की जरूरत है। जैसे आप लकड़ी जला रहे हो तो लकड़ी जलाने के लिए शुरुआत में तो आपको हीट देनी पड़ेगी ना, बाद में आपका एक्सोथर्मिक बन जाएगा जब वो आग जल रही है, वो अंगारे बन रहे हैं उसके, वो एक्सोथर्मिक में चला गया, पर उसको शुरुआत में जलाने के लिए आपने आग लगाई है उसमें, तो आपका एंडोथर्मिक आ गया। वो रिएक्शन जिसको होने के लिए हीट देनी पड़े वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड फॉर अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसकी एक एग्जांपल आप याद कर सकते हो अपने नोट्स में मेंशन करके कि जब CaCO3 आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम उसमें हीट पास कराते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है CaO में और CO2 में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस रिएक्शन को होने के लिए ही हीट की इंपॉर्टेंट है। ये अगर हीट ना दो तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, ये सिंपल जैसे है वैसे ही रहेगा। अगर आप हीट प्रोवाइड कराओगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर होगी तब जाकर आपका ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। अब आते हैं आपके मेन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पे। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू soluble salt in aqueous solution combine and one of the product is an insoluble salt are called precipitate, and this process is called precipitation reaction। जब आपके दो एक केमिकल रिएक्शन में दो सॉल्युबल सॉल्ट को आप मिलाते हो, उनका मिक्सचर बनता है, एक केमिकल रिएक्शन होती है, उसके बाद एक आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है, वो इनसॉल्युबल होता है। जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा था ये पीपीटी आपका फॉर्म जो हुआ था, तो ये आपका सॉल्युबल है, ये भी आपका सॉल्युबल है, पर ये जो आपका BaSO4 बना है ये इनसॉल्युबल है, ये लिक्विड में नहीं घुलता, तो इसलिए इसको प्रेसिपिटेट के नाम से जाना जाता है, और इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ज्यादा कुछ इसमें आपको वो करने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्टेटमेंट याद रहनी चाहिए कि कैसे कैसे था। जब दो एक एक्वस सॉल्यूशन में दो सॉल्युबल सॉल्ट आपके जाते हैं और कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसके बाद एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है, उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। उस सॉल्ट को, उस इनसॉल्युबल सॉल्ट को आप प्रेसिपिटेट कहोगे और इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहोगे। जिसका एग्जांपल ये रहा Na2SO4 प्लस BaCl2 बनाता है BaSO4 जो आपका पीपीटी है, और NaCl आपका सॉल्ट रिलीज करेगा। ये दोनों सॉल्ट मिलके, ये दोनों सॉल्युबल सॉल्ट मिलके एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बना रहा है। ये भी आपका सॉल्युबल है, NaCl जो आपका नमक रोज के खाने में खाते हो, ये वही वाला नमक है सिंपल, पर ये वाला इनसॉल्युबल है, तो ये हमारा पीपीटी के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं चैप्टर का एकदम लास्ट, वो चल रहा है, गिनती के एक दो टॉपिक बचे हैं, कोरोजन, रस्टिंग, एसिडिटी। बहुत ही आसान आसान से है जो आपकी डेली लाइफ में आप देखते हो। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि पानी की पाइपलाइन है, ये पानी की पाइपलाइन जंग खा जाती है। आपके घर में भी जो पाइपलाइन लगी होगी वो भी एक टाइम के बाद जंग खा जाती है। क्यों खा जाती है? क्योंकि उसमें पानी रेगुलरली पड़ रहा है, वो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें, तब जाके उसका कलर चेंज हो रहा है, उसका थोड़ा स्टेट चेंज हो जा रहा है, वो लोहा गलने लग रहा है, वो केमिकल रिएक्शन होती है, उसको कहते हैं कोरोजन, जंग लग जाना। जो लोहे के दरवाजे होते हैं आपने उनमें देखा होगा, जो पुरानी मशीनें होती हैं आपने उनमें देखा होगा कि सब में जंग लग जाती है पानी पड़ते पड़ते, केमिकल रिएक्शन होने के बाद, वो आपका कोरोजन कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन पे भी एक बार नजर मार लेते हैं।
द फिनोमिना इन विच मेटल इज स्लोली इटन अवे बाय द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड अदर केमिकल प्रेजेंट इन सराउंडिंग इज कॉल्ड कोरोजन। वो सब्सटेंस जब आप कह सकते हो कि एक टाइम के बाद खराब होने लग जाता है, वही आपको कोरोजन है। सिंपल, आपको ज्यादा इसकी उसमें नहीं जाना, कोरोजन से इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता। मेन आपका रस्टिंग है, रस्टिंग पे आपको पूरा फोकस रखना है। रस्टिंग से बहुत बार सवाल आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। कोरोजन का आप एग्जांपल ले लोगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लग जाना। ट्रांस ट्रांसिशनिंग ऑफ सिल्वर इनटू ब्लैक लेयर। आपने देखा है जो आपके पास चांदी होता है, चांदी पे बहुत बार क्या होता है कि एक टाइम के बाद काली लेयर जम जाती है उसके ऊपर, फिर उसको बाद में गर्म पानी से धुलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हैं। और आपके एरिया में भी क्या पता आया हो, गलियों में आता रहता है हर जगह पे, मोहल्लों में, कि आता है ना कि गहने साफ करा लो, चांदी के सारे गहने साफ करा लो। वो एक लिक्विड में आपका गहना डुबाएगा, उसके बाद निकाल लेगा, वो आपकी चांदी उतने में साफ हो जाती है। वो किस में डुबाता है, वो कोई लिक्विड, कोई ऐसा ऐसा लिक्विड नहीं है, वो आपका एक्वारेजिया है। वो एक्वारेजिया में लाता है, जो जैसे ही वो चांदी को उसमें डुबाएगा तो वो उसकी ब्लैक लेयर हटा देगा। ब्लैक लेयर हटाने के साथ साथ थोड़ी चांदी भी गला देता है ऊपर की। वो इतना ज्यादा हार्म करता है कि आपका जो, आपने मानो पायल उसमें डुबाई तो उसका वजन भी कम हो जाएगा। तो वो बस ये मत समझो कि वो आपका गहना साफ करके दे रहा है, वो साथ में थोड़ी चांदी भी खींच के ले जा रहा है। ये काम होता है एक्वारेजिया का। तो वही ब्लैक लेयर जो हटती है, वो बनती ही इसीलिए है कोरोजन की वजह से, कि एक टाइम के बाद अचानक तो होती नहीं कि आप आज खरीद के लाए कल तक काली पड़ गई, नहीं। एक टाइम लगता है, स्लोली स्लोली रिएक्शन होती है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है ये। मेन अब अपना फोकस करते हैं रस्टिंग पे। रस्टिंग आपका यही जो हमने बताया कि मेन लोहे पे जंग लग जाना ही आपका रस्टिंग कहलाता है। मेन लोहे पे जंग लग जाना ही रस्टिंग कहलाएगा। It is the slow chemical process where iron react with oxygen and moisture in the air to form a reddish brown flaky substance is called rusting। एकदम बहुत टाइम बाद, बहुत स्लो प्रोसेस है, एक टाइम पीरियड के बाद आराम से फिर जंग लगनी चालू होती है, लोहा धीरे धीरे गलना चालू होता है और एक टाइम के बाद गल के टूट जाता है, खत्म हो जाता है। वही रस्टिंग होती है। रस्टिंग कैसे किस जगह पे होती है, आयरन नेल्स पे हो जाती है, ओल्ड आयरन ब्रिजेस पे। आपने देखे होंगे जो पुराने पुराने ब्रिज हो जाते हैं, टूट क्यों जाते हैं? वो टूट इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो एक टाइम के बाद उनमें इतनी जंग लग जाती है कि वो इतने मजबूत नहीं रहते, अपनी मजबूती खो देते हैं, तो वो कच्चे हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इसलिए ओल्ड ब्रिजेस टूट जाते हैं। अब हम इनसे बच कैसे सकते हैं? अब मानो कि आपके घर पे कोई लोहे का दरवाजा है, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि एक टाइम के बाद आपके पापा या आप बुलाते हैं किसी को, या खुद भी पेंट करते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, उसको घिस देते हैं सैंड पेपर से। वो क्या होता है, वो जंग को हटाने के लिए होता है। तो यही मेथड्स होते हैं कि द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑयलिंग, ग्रीसिंग और वैनिशिंग इट्स सरफेस। जब किसी सरफेस पे आपका जंग लग गया है, तो उस पे जब आप सैंड पेपर रब करते हो तो ऊपर की जंग हटा देता है और उसकी अंदर की न्यू लेयर सामने आ जाती है। या फिर पेंट कर देते हैं कई बार, या फिर कई बार ग्रीसिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से आप एक तरीके से प्रिवेंट कर सकते हो रस्टिंग को। दूसरा मेथड होता है, इट कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग आयरन विथ थिन लेयर ऑफ जिंक इट्स सरफेस ऑन इट्स सरफेस। दिस मेथड इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। अब ये वर्ड आपको याद रखना है, गैल्वेनाइजेशन। जैसे ही आपसे मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग पूछे तो गैल्वेनाइजेशन आपको जरूर मेंशन करना है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब एक अलग ही इफेक्ट डालता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जिंक की कोटिंग कर देना, एक पतली सी लेयर चढ़ा देना। और चीजों से भी हम कोटिंग कर सकते हैं। आप सिल्वर की कोटिंग कर सकते हो, गोल्ड की कोटिंग कर सकते हो, पर इतना बजट किस पे है, इसलिए आप सिंपल जिंक की कोटिंग कर देते हो, जिससे आपकी जंग नहीं लगती बहुत सी चीजों में। अब आते हैं हमारी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप, मम्मी आपको बच्चों में स्कूल में टिफिन में सेब काट काट के देती थी, तो वहां तो आपने काटा कि अरे वाह रसीला सेब है, पर वहां जाके जब आप टिफिन खोल रहे होते तो पीला पड़ चुका है पूरा। वो क्यों होता है? वो होता है रेंसिडिटी। वही रेंसिडिटी होता है। गर्मियों में आप खाना बाहर रख दो, फ्रिज में रखना भूल जाओ, तो सुबह तक उसका टेस्ट बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? वही आपका रेंसिडिटी है। सिंपल, जो आपके चिप्स होते हैं आलू के, उसके उनमें जो ऑयल फैट, जो भी आपका खाना होता है उसमें जो ऑयल और फैट प्रेजेंट होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उसका टेस्ट चेंज कर देता है। वही एक प्रोसेस है जिसको हम रेंसिडिटी के नाम से जानते हैं। द फिनोमिना इन विच ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड गेट ऑक्सीडाइज रिजल्टिंग इन अ बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। एग्जाम्पल क्या है? मिल्क इज लेफ्ट आउटसाइड इन समर, इट गेट्स सॉर। दूध गर्मियों में
आपने देखा होगा कि आपकी मम्मियाँ हमेशा गर्मियों में दूध कभी बाहर नहीं छोड़ती, हमेशा फ्रिज में रखा जाता है। क्यों? ताकि वो उसका टेस्ट खराब ना हो, दूध खराब ना हो। कहते हैं दूध फट जाता है, वही एक तरीके से हो गया कि वो केमिकल रिएक्शन हो गई है उसमें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा गया है। गर्मी की प्रेजेंस में इतनी ज्यादा हीट होने लगता है। वही आपने बहुत बार होगा खाया हो, चिप्स तो आप नॉर्मली खाते ही रहते हैं। तो आपने इसे आज सुबह चिप्स खाए, आधा पैकेट खाया, अब आपको काम करने पे जाना पड़ा, आपकी मम्मी ने बोला ये काम कर दे, अब आप काम करने चले गए, आपको हो गया पूरा दिन लग गया काम में। अब आप आते हो लौट के, अब कहते हो कि बचे हुए चिप्स खा लेता हूँ। अब आप जैसे ही पैकेट से चिप्स निकाल के खाया, तुरंत ही आप कहोगे यार स्वाद तो बिगड़ गया इसका, खराब कैसे लग रहा है यार, ऐसे कैसे खराब हो गया? तो पैकेट में किसी ने हाथ भी नहीं लगाया इसे। क्यों हुआ? रेंसिडिटी की वजह से। एक टाइम के बाद ऑक्सीजन के साथ एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसकी वजह से रिएक्ट करने के बाद उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। अब इससे कैसे बच सकते हैं? मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी: रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर। फ्रिज का एग्जांपल, दूध फ्रिज में क्यों रखा जाता है? कि लो टेम्परेचर में रखने से, ताकि वो वहां पे ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं। हीट क्या करता है? हीट ट्रिगर करता है ऑक्सीजन को जल्दी रिएक्ट करने के लिए। तो जितना ठंडा माहौल रहेगा उतना कम रिएक्ट ऑक्सीजन करेगा, इसलिए फ्रिज में दूध को या फिर बाकी जितना बचा हुआ खाना होता है उसको फ्रिज में रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो। पैकिंग ऑफ फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अब जो भी आप चिप्स, जो भी चीजें आप खाते हो वो सब एयर टाइट कंटेनर्स में होते हैं। उसके अंदर आपकी डिफरेंट गैसेस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस, ताकि स्वाद इसका बिगड़े ना। क्यों? ताकि जैसे ही उसका स्वाद बिगड़ गया तो कौन ही खाएगा उसे, उसका कोई रेंसिडिटी वहां पे हो ना, इसलिए उसको एयर टाइट में रखा जाता है। अब फ्रिज में आपने देखा होगा जो फ्रिज का गेट होता है उसके साइड साइड रबड़ लगी होती है। क्यों लगी होती है? ताकि वो बंद करते ही एयर टाइट हो जाए, अंदर ऑक्सीजन ना जा पाए। वही आपका एयर टाइट कंटेनर हो गया। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक BFIA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साइल एनिसोल। याद करना है? नहीं याद करना, ये नाम याद नहीं करना आपको, ये तो याद करने हैं। सर ने मना कर दिया तो अब तो नहीं करेंगे, नहीं, ये नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बस जानने के लिए आपको बता दिया कि यह एक ऐसे बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो डालने के बाद रिएक्ट करना बंद कर देता है। जब आपके खाने की चीजों को पैक करा जाता है तो उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं, ताकि अगर कुछ मात्रा ऑक्सीजन की उसमें प्रेजेंट है जो इसका टेस्ट बिगाड़ सकती है, तो उससे बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं ताकि इसका स्वाद सही रहे, नॉर्मल रहे। बाय प्लेसिंग द फूड इन एब्सेंस ऑफ लाइट, एग्जाम्पल डार्क रूम। गाँव में क्या होता है, बहुत से घरों में फ्रिज नहीं होता, तो वहां पे क्या करते हैं कि उसको एकदम खाने को अंधेरी जगह पे रख देते हैं। क्यों? जैसे मैंने बताया कि हीट जो होती है, सनलाइट जो होती है वो ट्रिगर करती है, वो लाइट ऑक्सीजन को ट्रिगर करेगी, जाओ जल्दी रिएक्ट करो। तो अंधेरे में रखने से वो ट्रिगर नहीं करेगी, तो खाना जो एक रात में खराब होने वाला था कम से कम 2-3 दिन तक चल जाएगा वो। इसलिए अंधेरे में रखना भी एक अच्छा तरीका होता है। तो जैसे हम एकदम लास्ट स्लाइड पे आ चुके हैं, और एग्जाम में मेनली जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्लाइड ये है कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, कैसे करी जाती है। इक्वेशन बैलेंस करने की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करोगे तो एक बार को 10th क्लास में हो आप तो टीचर कुछ ना करे, पर 11th 12th में या फिर आगे की हायर स्टडीज के लिए आपको इंपॉर्टेंट है बैलेंस करना। और यहाँ पे भी आप, इसलिए आपको बेसिक से ही सिखाया जा रहा है कि बैलेंस कैसे करी जाती है। बैलेंस इक्वेशन होती क्या है? द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स ऑन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड्स इज सेम इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, मानो जितना आपने इनपुट दिया और जितना आपने आउटपुट दिया, उसमें दोनों साइड क्वांटिटी सेम रहती है पर्टिकुलर उस एलिमेंट की। जैसे कि आप चाय बना रहे हो, तो चाय में आपने जितना दूध डाला, बनने के बाद भी उतना ही दूध रहे, चाय पत्ती जितनी डाली पकने के बाद भी चाय में उतनी ही चाय पत्ती रहे, वो कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। बैलेंस और बैलेंस इक्वेशन करने का तरीका आपको बहुत इजीली हम बताएंगे, बहुत कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आप देखो कि यहाँ पे जब आपने सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया उसने और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी। अब यहाँ पे आप काउंट करो कि सोडियम कितने हैं। सोडियम यहाँ पे इनिशियली एक था, यहाँ पे कितना था? इनिशियली एक था। और अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन दो थे, यहाँ पे कितने? एक दो और एक ये तीन, हाइड्रोजन तो चेंज हो गए। अब ये तो गड़बड़ हो गई, अब ये अनबैलेंस हो गई, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम इनके आगे नंबर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं वो नंबर, जिससे ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। अनबैलेंस क्या होती है?
द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स ऑन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड इज अनइक्वल आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड क्या है, वही नंबर हमने यहाँ नहीं लिखे। अनबैलेंस्ड, यहाँ देखो आप, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने, एक दो तीन, तीन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए कि हमने तो दो हाइड्रोजन दिए थे इनपुट में, आउटपुट में तीन दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बदल कैसे रहे तो ये ही इंपॉर्टेंट होता है कि बैलेंस करना क्यों जरूरी है, ताकि जितने एलिमेंट्स हमने यहाँ पे इनपुट में दिए उतना ही प्रोडक्ट साइड में हमको आउटपुट में मिले। तो बैलेंस करा कैसे जाता है वही हम देखते हैं। तो प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस, उन्हीं से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे। अच्छा पहले बताओ कि ये वाली बैलेंस है कि अनबैलेंस है, चलो चेक करते हुए चलते हैं। सबसे पहले मेजर जो है, बेसिक आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको एंड में बैलेंस करना है, उससे पहले जो आपके मेजर है उनको करो। यहाँ पे पहले नाइट्रोजन पे आ जाते हैं, एन नाइट्रोजन कितना, एक ही है पूरे में। इस साइड आते हैं, यहाँ पे कितना है, ब्रैकेट के बाहर टू है, यानी कि ये इस पे भी है, दो नाइट्रोजन हो गए। बना बैलेंस करने से पहले एक आप सिंपल छोटी सी टेबल बना लो ताकि आपको ही कैलकुलेशन इजी रहे। ये आपका रिएक्टेंट साइड हो गया, ये आपका प्रोडक्ट साइड हो गया, प्रोडक्ट साइड में, और ये आपके एलिमेंट्स हो गए इस साइड। एलिमेंट्स आप पे क्या क्या है, आप पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है और हाइड्रोजन है। ये चार आपके हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम है। अब आपको देखना है कि रिएक्टेंट साइड पे इनके कितने कितने हैं और प्रोडक्ट साइड पे कितना कितना है। नाइट्रोजन यहाँ एक था, यहाँ पे दो थे, तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड एक है, यहाँ पे दो है। अब अगला आपका आता है कैल्शियम। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हम एंड में देखेंगे, वो कॉम्प्लिकेट कर देगा। अगला आपका कैल्शियम है, कैल्शियम यहाँ पे कितने हैं, ये टू सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ है, इसके साथ नहीं है, तो कैल्शियम एक हुआ। प्रोडक्ट साइड पे कितना है, यहाँ पे भी एक ही है, तो ये तो चलो है, कैल्शियम की मात्रा चेंज नहीं हुई। अब बचा आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखते हैं कितने हैं, तीन तो ये रहे और दो इस ब्रैकेट के अंदर है, तो कितने हो गए, पांच हो गए। पांच ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट साइड में है, और इस साइड देखिए आप, तीन ऑक्सीजन तो अंदर है, बाहर से दो भी है ब्रैकेट में, तो मल्टीप्लाई थ्री टू जा सिक्स, छह ऑक्सीजन तो ये हो गए, और एक ऑक्सीजन ये हो गया, सात ऑक्सीजन हो गए, सेवन ऑक्सीजन तो ये हो गए। अब आप हाइड्रोजन देखते हैं, आइए, हाइड्रोजन कितने हैं, एक हाइड्रोजन ये है, दो हाइड्रोजन ये है, तीन हाइड्रोजन हो गए। और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन आपके दो ही है। अब आपकी ये एक टेबल फॉर्म हो चुकी है, अब इजीली इसको आप बैलेंस कर सकते हो, और एक टाइम के बाद जब आपको भी हैबिट पड़ जाएगी तो आप डायरेक्ट इक्वेशन पे ही बैलेंस कर सकते हैं। अब जैसे कि नाइट्रोजन आपका एक था, तो आपने यहाँ पे बराबर करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई टू कर दिया, अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, तो आप इक्वेशन के आगे लिख दो, प्रोडक्ट साइड में मल्टीप्लाई करा है नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन कहाँ है, ये रहा, इसके आगे आपने लिख दिया टू, अब नाइट्रोजन दो हो गए। अब आप देखो कि यहाँ पे आपने दो लिखा, नाइट्रोजन तो दो हो गए, पर ये दो पूरे के लिए है, जो आप आगे लिखोगे वो पूरे के लिए आता है। तो अब आपका नाइट्रोजन तो दो हो गए, अब ऑक्सीजन तीन थे, तीन दूनी छः, छः हो गए, और दो यहाँ थे, सात आठ ऑक्सीजन, अब आपके यहाँ हो चुके आठ चेंज होके। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे एक था, मल्टीप्लाई होने के बाद दो हाइड्रोजन हो गए, और दो दो यहाँ पे ऑलरेडी है, चार चार हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे इस साइड रिएक्टेंट साइड पे चेंज होके। अब प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं, दो यहाँ पे है और कहीं कहीं है ही नहीं दो, और दो कहीं नहीं है, तो इसको बदलने के लिए आपको यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो दूनी चार, टू टू जा फोर हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा भी सेम हो गई है, तो इसकी आपको भी मल्टीप्लाई टू से करनी पड़ेगी। अब आपका हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तो सेम हो गया है, कैल्शियम आप देख सकते हो ऑलरेडी सेम है ही। अब एक बार ऑक्सीजन पे नजर मारते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, तीन दूनी छः, सात आठ, आठ यहाँ हम कर चुके थे। अब इस साइड गिनते हैं, थ्री टू जा सिक्स, और ये टू पूरे पे है, तो ये दो ऑक्सीजन ये हो गए, अच्छे हो गए, आठ तो ये भी हो गए अब चेंज होकर। तो आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन दो दो, ऑक्सीजन आठ आठ, कैल्शियम एक एक, हाइड्रोजन चार चार, ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। बस आपको कुछ नहीं करना, उन एलिमेंट्स उन कंपाउंड्स के आगे उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है जो जरूरी है उसको बैलेंस करने के लिए। सिंपली आपको ऐसी टेबल बनानी है और लिखते चले जाना है।
और जब आप सीख जाओगे तो आप डायरेक्ट ऐसे गिनोगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन कितने, यहाँ कितने, ऑक्सीजन कितने कितने, लिखते चले जाओगे, हो जाएगी बैलेंस। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, बाकी आपको होमवर्क में देंगे। यहाँ आ जाते हैं, पहले आप पे है Na सोडियम, फिर आपका है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और आप पे क्या है सल्फर S। ठीक है, अब चलिए काउंट करते हैं मेजर। पहले सोडियम, सोडियम कितने यहाँ पे, एक यहाँ पे है और दो यहाँ पे है, और आपका सल्फर कितने हैं यहाँ पे, ये 4 ऑक्सीजन के लिए है। जो कंपाउंड्स में पीछे के साइड लिखे जाते हैं वो पर्टिकुलर उसके लिए होता है, और जो आगे लिखा जाता है वो पूरे कंपाउंड के लिए होता है। जैसे कि यहाँ 4 है, ये 4 सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है, सल्फर के साथ कुछ नहीं है, तो सल्फर एक है। यहाँ 2 है, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है। तो इस हिसाब से यहाँ सिर्फ सल्फर एक है, और इस साइड पे भी सल्फर आपका एक ही है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसकी तो कोई चिंता ही नहीं है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, 1 4 5 ऑक्सीजन यहाँ हो गए। अब प्रोडक्ट साइड में 4 5 5 ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी है, ये तो और इजी हो गया, ऑक्सीजन भी आपके बैलेंस हो गए। अब बचा आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 2 3, 3 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए। हाँ, हाइड्रोजन आप बैलेंस करने पड़ेंगे, यहाँ पे आपके 3 थे, यहाँ पे आपके पास 2 है। तो चलो, 2 चीजें तो हमारी ऑलरेडी बैलेंस हैं। आगे देखते हैं, पहले सोडियम से स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट पे 2 है, तो यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, एक काम करते हैं, तो सोडियम तो हो गए बैलेंस। अब सोडियम प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में हमने मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, सोडियम बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन पे भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, हाइड्रोजन पे भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, अब ये भी चेंज हो गए मतलब, तो इन यहाँ पे भी हमको चेंज करना पड़ेगा। अब दोबारा ऑक्सीजन के लेते हैं, 2 4 6 ऑक्सीजन हमारे चेंज होकर 6 हो गए हैं। और इस साइड पे 4 5, यहाँ तो 5 ही है, आगे करेंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 यहाँ थे, 2 यहाँ, 4 हो गए हाइड्रोजन अब आपके चेंज होके। अब हम क्या बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ 6 और 5 है, इसको ज्यादा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हम देख सकते हैं इजी है हाइड्रोजन को बैलेंस करना, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 प्रोडक्ट साइड में, तो अब ये 4 4 हो गए बराबर। प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन के आगे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ढूंढो प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन कहाँ है, ये रहा, इसके आगे 2 लिख दिया। अब हाइड्रोजन हो गया 4, इधर भी हो गया 4, तो हमारा सोडियम तो हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन भी हो गया हमारा बैलेंस, सल्फर आपका ऑलरेडी बैलेंस है ही। अब बचा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन एक बार फिर काउंट करते हैं, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ ऑक्सीजन की काउंटिंग चेंज हुई है। 2 4 6, 6 यहाँ पे है, 4 और ये 2 इस पूरे के साथ है, तो 2 ऑक्सीजन हो गए, 4 और 2 6, तो यहाँ पे भी चेंज होके 6 ऑक्सीजन हो गए। तो अब आप देख सकते हो 2 2 6 6 4 4 1 1, तो ये भी बैलेंस हो चुकी है, ये आपकी पूरी बैलेंस की पोजीशन आ गई है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपली कैलकुलेशन है, मैथ की गिनती करनी है आपको बस एलिमेंट्स की। बचे ये 3 जो आपको होमवर्क में करने हैं। आंसर आपको कमेंट करना है, जिसका आंसर सही आएगा, सबसे पहला आएगा, उसका कमेंट हम लाइक करेंगे। आगे के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, ये पूरा सारे लेक्चर अब आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आएंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो लेक्चर अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ हेल्प हो रही है, तो आप भी हमारी थोड़ी हेल्प कर दो, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और अपने दोस्तों की हेल्प करके शेयर करें। इसमें कंजूसी नहीं कि अच्छा लेक्चर था, दोस्त को नहीं भेजूंगा वो भी टॉपर बन जाएगा, नहीं, सबकी हेल्प करनी चाहिए, तो शेयर भी जरूर करें। और बाकी जुड़े रहें, हम जल्दी लौटेंगे अगले लेक्चर के साथ, और थैंक यू।